स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? सेकेंड पार्ट हमारे सीएसएस चैप्टर नंबर 17 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग प्रोग्रामिंग के वेरिएबल्स के ऊपर। तो हमारा ट्रेडिंग प्रोग्रामिंग का सबसे पहला स्टेप या पहला वेरिएबल है वो है नीड एनालिसिस। स्टेप 1, नीड एनालिसिस। देखिए वर्ड अपने आप में ही यही कह रहा है। नीड एनालिसिस का मतलब क्या होता है? नीड एनालिसिस का मतलब होता है कि आप जब भी किसी सब्जेक्ट के साथ वर्क करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, है ना। तो नीड एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं, या हमें दो टाइप के नीड एनालिसिस करना पड़ता है। तरीके नहीं बोलेंगे, तरीके कई सारे होते हैं। नीड एनालिसिस के दो टाइप जो है, सबसे पहले हमें एनालाइज क्या करना है? सबसे पहले हमें एनालाइज करना है स्पोर्ट्स को, ठीक है, कि कौन सा स्पोर्ट जो हमारा एथलीट है वो कौन सा स्पोर्ट के लिए है। यानी जैसे एक बॉक्सर है तो पूरा हमें बॉक्सिंग के बारे में पता होना चाहिए, है ना। देन हमें उस एथलीट के बारे में पर्टिकुलर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे स्पोर्ट एनालिसिस, तो स्पोर्ट एनालिसिस में क्या है? नीड एनालिसिस का पहला सेक्शन है स्पोर्ट एनालिसिस। देखिए स्पोर्ट एनालिसिस के अंदर जो है चार तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं। स्पोर्ट एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम लोग जो एनालाइज करते हैं वो एनालाइज करते हैं कि उसका फिजियोलॉजिकल एनालिसिस क्या है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एनालिसिस है उसमें, देन आपका मूवमेंट एनालिसिस है एंड उसका इंजरी एनालिसिस है। ये तीन एनालिसिस होती है। पहला मूवमेंट एनालिसिस, फिजियोलॉजिकल एनालिसिस एंड इंजरी एनालिसिस। देखिए मूवमेंट एनालिसिस कहने का मतलब क्या है? मूवमेंट एनालिसिस का कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो एथलीट है, जो वो पर्टिकुलर स्पोर्ट है, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में उसको किस तरीके की ज्यादातर मूवमेंट करनी पड़ती है। यानी हम लोग स्पोर्ट्स कंसीडर करते हैं, जैसे कंसीडर कीजिए क्रिकेट है ना। क्रिकेट के अंदर एक गोलकीपर है, एक बॉलर है, एक बैट्समैन है। तो ऑब्वियसली उनको हर जो प्लेयर है, अलग अलग प्लेयर को अलग अलग आपका मूवमेंट उनका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। भले ही काफी हद तक कॉमन भी है, काफी चीजें सिमिलर भी है, तो कई चीजें अलग भी है। तो हमें क्या करना है कि मूवमेंट एनालाइज करना है कि किस तरीके की मूवमेंट वो अपने स्पोर्ट के अंदर करता है, या किस तरीके की मूवमेंट उस स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादातर एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के प्लेयर के लिए होता है, ठीक है। सेकंड जो है वो फिजियोलॉजिकल एनालिसिस। फिजियोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की अपनी प्रोफाइल क्या है उसमें। यानी देखिए वो कौन से लेवल की है, स्टेट लेवल की है, नेशनल लेवल की है, जूनियर लेवल की है ना। उसमें किस तरीके का वेट कैटेगरी है, उसमें कितना मसल मास का एक कैंडिडेट चाहिए, है ना। ओवरऑल इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि इसमें इतना मसल मास होना चाहिए, इतना फैट मास होना चाहिए, तो उसका अपने फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है। देन आपका जो है वो है कॉमन इंजरी। कॉमन इंजरी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइप के स्पोर्ट्स के अंदर कौन से इंजरीज प्रोमिनेंट होते हैं, है ना। अभी हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि जब हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर कंडीशनिंग की बात करते हैं, कंडीशनिंग कई बार हम लोग देखते हैं इट इज नॉट द मेन स्पोर्ट, है ना। द कंडीशनिंग इज बेसिकली क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें स्पोर्ट के अंदर हमारा ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कंडीशनिंग परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए होती है ना, या बेहतर एक तरीके से परफॉर्मेंस है। दूसरा, उस परफॉर्मेंस के दौरान उसको कोई इंजरी ना आए, ताकि उसका कैरियर स्पैन लंबा हो, है ना, उसका कैरियर ज्यादा लंबा हो इन स्पोर्ट्स। तो हम इसीलिए देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप के स्पोर्ट्स के अंदर किस तरीके की इंजरीज प्रोमिनेंट है, ताकि हम उस चीज को पहले से ही हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालें, कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस डालें, ठीक है, ताकि हम उस तरीके की इंजरी को स्किप कर सके, या कोशिश करें कि उसके अंदर वो सारी चीजें ना आए कभी। ओके, जो चौथा क्राइटेरिया है वो है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जैसे कि बायो एनर्जेटिकल फैक्टर क्या है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कितना चाहिए,
फिर और किस तरीके के स्पोर्ट कंपोनेंट्स है जैसे कि एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ये सारे कि इनके कितने पैरामीटर्स हैं, है ना, उस पर्टिकुलर टाइप के स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये चार बेसिकली हमारे जो स्पोर्ट एनालिसिस के अंदर ये चार बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें समझना होता है। जो सेकंड एनालिसिस है वो है हमारा एथलेटिक एनालिसिस या एथलीट का एनालिसिस। देखिए इस स्पोर्ट के एनालाइज करने के बाद हमें एक बेसिकली हमें एक डाटा मिल जाता है ना, डाटा टू कंपेयर, है ना, कंपेयर द एथलीट, है ना। तो मींस हमें एथलीट का भी डाटा चाहिए, है ना, उसी के बाद तो हम एनालाइज करेंगे ना जब हमें एथलीट का डाटा मिलेगा। तो एथलीट के डाटा को हमें कैसे मिल सकता है, एथलीट का डाटा हमें अगेन उसके भी कुछ असेसमेंट हमें करने हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में करी है। एथलीट का डाटा, एथलीट का प्रोफाइल समझने के लिए देयर शुड बी सिलेक्शन ऑफ सेवरल टेस्ट्स, है ना, उसके अंदर टेस्ट्स हो, उसका बारक्यू हो, उसके मेडिकल क्लियरेंस हो, है ना, जो अगेन एक फिजिशियन या स्पोर्ट फिजिशियन ही करते हैं, है ना। तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट एनालिसिस उसका करंट ट्रेनिंग स्टेटस क्या है ना। अगर अगेन हम लोग एथलीट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर हमारा जो ये वाला कंसेप्ट है नीड एनालिसिस का, ये काफी लंबा होता है, काफी अलग होता है, वो ज्यादा मेडिकल बेस्ड होता है। बट जब हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग के अंदर तो हम लोग ये लेके चलते हैं कि जो भी हमारा एथलीट है ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, दैट्स व्हाई कि वी डिडंट कंडक्ट दैट मच ऑफ मेडिकल क्लियरेंस है ना। हम लोग ये पूरा का पूरा काम जो है हम लोग ज्यादातर एक जो स्पोर्ट्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको हम लोग ये काम छोड़ देते हैं, या जो फिजिशियंस होते हैं उनको ये काम छोड़ देते हैं कि आप उनको मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर जज करें, मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर उनको टेस्ट करें और हमें उनका रिपोर्ट सौंपें मेडिकल क्लियरेंस के। सेकंड जो हमारा जो एज अ कंडीशनिंग कोच हमारा सबसे पहला वर्क होता है कि उनका ट्रेनिंग स्टेटस फाइंड आउट करने का। ट्रेनिंग स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, ट्रेनिंग स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए हम ऑब्वियसली उससे कई सारे सवाल पूछते हैं अकॉर्डिंग टू हिज ट्रेनिंग पास्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग स्टेटस के लिए क्या क्या होगा, जैसे कि किस तरीके की ट्रेनिंग करता था, क्या वो ट्रेनिंग करता था भी या नहीं, खासकर इंडोर ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि उसने कितने समय तक करी है, उसने लास्ट छोड़े हुए कितना समय हो गया है, उसकी बार बार छोड़ना और वो करने की इतनी इरेगुलरिटीज की रीजंस क्या है ना। तो हम लोग ऑब्वियसली उसके पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, है ना, और ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस को हम लोग उसको देखेंगे, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग एक्सेस करेंगे वो है उसका फिजिकल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। फिजिकल टेस्टिंग में आगे हमारे कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, अपने कुछ टेस्ट बैटरीज होते हैं जो हमें डेवलप करना पड़ता है। इन सब चीजों के बारे में मैंने एक पहले से ही दूसरे चैप्टर्स के ऊपर हमने कुछ इस बारे में बात करी है कि टेस्ट बैटरीज वगैरह क्या होती हैं। तो कुछ सिलेक्टेड स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो हमें कंडक्ट करवानी है एथलीट के ऊपर ताकि उसका हमें डाटा मिल सके। उन नॉर्मेटिव डाटा को साथ हम लोग कंपेयर करने के बाद हमें एक पर्टिकुलर प्रोफाइल मिलता है। तो हम लोगों को फिजिकल टेस्टिंग करनी है और इवैल्यूएशन करना है कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ पॉइंट्स वी आर हैविंग, व्हाट आर द वीकनेसेस वी आर हैविंग, है ना। अगेन यहाँ पर मैं वीकनेस वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं अपने इस वर्ड को वापस लेता हूँ, मैं इधर बोलूंगा व्हाट आर द लिमिटेशंस वी आर हैविंग currently for the successful program। तो हम उन लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे और जैसे ही हमें उन लिमिटेशंस के बारे में और सारे डिटेल्स हमारे पास मिल जाता है तो हम लोग गोल सेटिंग के लिए सेटिंग करेंगे, है ना, कि सेटिंग फॉर द गोल सेटिंग फॉर आवर प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर देखिए कि जब गोल सेटिंग है, गोल सेटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, है ना। गोल सेटिंग के आगे हमें ये समझना होता है कि भैया अगेन हमारा सीजन क्या है, सीजन आइडेंटिफाई करना है, सीजन डिवीजन करना है
है ना, हमें एक स्मार्ट गोल तैयार करना है, जैसे कि अलग अलग सीजन के एक एथलीट के अपने अपने गोल्स हो सकते हैं, उस एथलीट के पर्सनल कुछ चॉइसेस हो सकते हैं, पर्सनल कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, आपके अपने कुछ हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम देखिए यहाँ पर मोस्ट मिडिल पाथ लेने की कोशिश करते हैं, मोस्ट डिस्कस करके कुछ चीजें हम समझते हैं, कुछ चीजें हम उनके प्रेफरेंसेस लेते हैं, हम ऐसा एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो इंजॉयबल भी हो, जो सस्टेन कर सके, है ना। एक सस्टेनेबल प्रोग्राम ही आगे आपको रिजल्ट्स देते हैं, जो प्रोग्राम्स सस्टेन नहीं कर पाएंगे वो रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारा ट्रेडिंग गोल है वो एक स्मार्ट कंसेप्ट के ऊपर यूज होना चाहिए, यानी दैट शुड बी स्पेसिफिक एज पर स्पेसिफिक, अगेन स्पेसिफिसिटी वाला कॉन्सेप्ट कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का क्या टारगेट है, वो क्या अचीव करना चाहता है। एंड फॉर मेजरेबल मींस यहाँ पर है डाटास के ऊपर कि जब हम लोग उस प्रोग्राम को कर रहे हैं इट शुड बी मेजर कैसे करेंगे, जब हम लोग अपने प्रोग्राम्स की मेमो तैयार करेंगे, हम उन मेमोस को स्टडी करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमने प्रोग्राम्स में क्या किया है। मेजरेबल हो, ठीक है। देन ए फॉर अगेन SMA, A फॉर अटेनेबल। अटेनेबल का कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये जो भी प्रोग्राम होंगे, ये जो भी गोल्स बनेंगे, ये गोल्स अटेन किया जाना चाहिए, या वो एक ऐसे गोल्स के बारे में हो जो क्या वो अटेन कर सके हम लोग, है ना। जो हम अटेन कर ही नहीं सके ऐसा गोल का कोई फायदा नहीं होता है। नेक्स्ट इज विल बी अटेनेबल एंड देन रियलिस्टिक, सॉरी टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या है, T फॉर टाइम, SMART फॉर रियलिस्टिक। अगेन जस्ट का मतलब ये होता है कि जब तक एक रियल गोल आप नहीं बनाएंगे, एक काल्पनिक गोल बना के रखेंगे, उसको कभी अटेन भी आप नहीं कर सकते। और लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो था टाइमलाइन का, यानी T फॉर टाइमलाइन। टाइमलाइन कहने का मतलब होता है देखिए जब भी किसी भी प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर समय के बॉक्स के साथ बांधा जाता है ना, तो वो अपने शेड्यूल में आ जाता है ना, वो अपने लय में आ जाता है, उसको एक पर्टिकुलर पाथवे पता चलता है कि मुझे कितने दिनों में क्या अचीव करना है। अगर उसको पास ये टाइमलाइन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है तो कभी भी एक एथलीट या कोई भी एक पर्सन, है ना, अपने आप को उस तरीके से मैनेज नहीं करता है ना, अपने आप को उस तरीके से शेड्यूल नहीं करता है। इसीलिए हर एक प्रोग्राम को टाइमलाइन होना चाहिए और वो अपने टाइम पे अपने रिजल्ट्स को डिलीवर करें। तो हम लोगों को एक स्मार्ट गोल फॉर्मेशन करनी है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर एनालाइज करके डाटास को प्रोवाइड कर सके और उन सारे डाटास को मिला के हम लोग की जो है एक पर्टिकुलर ये जो नीड एनालिसिस वाला स्टेप है ये कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये नीड एनालिसिस करने के बाद हमारे पास बहुत सारे डाटास होते हैं, तो ये जो प्रोग्राम है ना, इन डाटास के मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग तैयार करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये पहला स्टेप है नीड एनालिसिस ये समझ में आया। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मेरे को बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो।